कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं। वह बुक स्टोर में काम कर रही होती है। हम मार्टिन और रायन नाम के दो लोगों को देखते हैं। बुक स्टोर बंद हो चुका है और वह लोग वहां से जाने वाले हैं। लेकिन तभी रायन को एहसास होता है कि कोई उसे बुला रहा है। तभी लड़की स्टोर बंद करने के बाद वहां से चली जाती है। एक किलर उसे मारने लगता है। वह वहां से भागती है तो बाहर देखती है कि उसने बाहर सभी लोगों को मार दिया है। फिर उसने लड़की को भी स्टैब करके मार दिया, लेकिन मरने से पहले उसने मास्क हटाया तो देखती है कि वह रायन है। तभी हम देखते हैं पीछे से एक पुलिस ऑफिसर वहां पर आता है और उसने रायन को मार दिया, लेकिन उसको आने में देरी हो गई क्योंकि लड़की बच नहीं पाई। बाद में हमें पता चलता है कि रायन को मिलाकर स्टोर में 9 लोग मारे गए। समय समय पर टाउन में लोग ऐसे ही मरते रहते हैं और इसलिए इसको मर्डर सिटी भी कहने लगे। टाउन का असली नाम सैडी साइड है, बल्कि उसके बगल में सनीवेल एकदम शांत टाउन है। जो लोग अमीर हैं वह लोग सनीवेल में रहने के लिए चले जाते हैं। कुछ लोगों को कहना है कि टाउन के ऊपर एक विच का कर्ज है। हमें बताया जाता है कि 1666 में एक लड़की को फांसी की सजा हुई। मरने से पहले उसने अपना एक हाथ काट दिया और टाउन के ऊपर कर्ज लगा दिया। लेकिन लोगों का विश्वास इस पर कम है क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी बन के रह गई है। अब हम दीना नाम की एक लड़की को देखते हैं। उसका बॉयफ्रेंड सैम सनीवेल टाउन में शिफ्ट हो गया है और है यहाँ पर अकेली रह गई है, इसलिए वह काफ़ी उदास है। दीना की माँ नहीं है और पिता काम के चलते दूसरे टाउन में गए हैं। दीना का छोटा भाई जोश पूरे दिन ऑनलाइन में अपने दोस्तों से बात करते रहता है और साथ ही साथ वह अपने टाउन का इतिहास चेक करता रहता है। उसे टाउन के बारे में बहुत कुछ पता है। उसका मानना है कि वह औरत लोगों के ऊपर हावी हो जाती है और उनके जरिए वह मर्डर करवाती है। इसके बाद वह लोग कॉलेज जाते हैं। हम डीना की फ्रेंड कैट को देखते हैं, साथ ही में हम सीमन को भी देखते हैं। उनके स्कूल में एक पोयम लगी हुई है जो उस औरत के लिए कही गई थी। आज सैडी साइड और सनीवेल टाउन के बीच फुटबॉल मैच है, इसलिए वह लोग सनीवेल पहुंच जाते हैं। वहां पर डीना सैम को देखती है जो उसके बिना काफ़ी खुश है। सैम कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है जो अपने बॉयफ्रेंड पीटर के साथ है। बाहर वह दोनों मिलते हैं और आपस में उन दोनों की लड़ाई होने लगती है, लेकिन इससे भी ज़्यादा लड़ाई दोनों कॉलेजों के बीच में हो रही थी, इसलिए सैडी साइड टाउन के लोगों को वापस से जाना पड़ता है। वह लोग वहाँ से निकले तभी हम देखते हैं कि उनके पीछे एक कार लग गई और कार में बैठा है पीटर, उसकी गर्लफ्रेंड सैम और उसका एक फ्रेंड। वह लोग बस के ऊपर बोतल फेंक रहे थे। तब डीना पानी फेंकने लगती है। तभी हम देखते हैं उसकी नाक में से खून निकलना शुरू हो गया है। उसने पानी का एक ड्रम गाड़ी के ऊपर फेंक दिया, इसलिए कार वहां पर क्रैश हो जाती है, लेकिन वह तीनों सही सलामत थी। सैम कार से बाहर निकलती है, उसकी नाक में से खून निकल रहा था। उसका हाथ एक जगह पर लग जाता है, फिर उसे अलग अलग चीजें दिखाई देने लगती हैं। तभी वहां पर डीना और उसके फ्रेंड पहुंच जाते हैं। वह सैम का हालचाल पूछ रहे थे। तभी सैम ने उनके ऊपर खून की उल्टी कर दी। शेरिफ वहां पर पहुंचता है तो वह पूछता है कि यह एक एक्सीडेंट था। पीटर ने उनको धमकाया था कि अगर शेरिफ को अगर उन्होंने कुछ भी बताया तो वह फिर उसे छोड़ेगा नहीं। इसके बाद हम डीना को देखते हैं, उसके जूते पर सैम का खून लगा हुआ है। टीवी पर मार्टिन का इंटरव्यू चल रहा था। तब डीना रायन का फेस देखती है। डीना के घर के बाहर डॉल बेल बजती है। वह देखने के लिए गई तो वहां पर किलर की तरह कपड़े पहना हुआ एक व्यक्ति खड़ा था। डीना को लगता है कि यह पीटर है जो कि एक प्रैंक कर रहा है उसे डराने के लिए, लेकिन उसकी हरकतें अजीब होती जा रही थी, इसलिए उसने कैट को कॉल मिला दी। कैट बगल वाले घर में 2 बच्चों की बेबी सिटिंग कर रही थी और सीमन भी उसके साथ है। डीना उसे यहाँ के हालात बताती है, लेकिन वह सीरियस नहीं लेती। तभी हम देखते हैं उनके घर में कोई घुस जाता है तो वह लोग देखते हैं कि वह वही आदमी है और उसके हाथ में सीमन की टी शर्ट है। पलक झपकते ही वह वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद केट बच्चों को अपने पड़ोसी को सौंप कर डीना के यहाँ पर चली जाती है। वह काफ़ी ज़्यादा हैरान थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि पीटर उनके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। जवाब जानने के लिए वह लोग सैम के पास पहुँच जाते हैं जो कि एक हॉस्पिटल में है। डीना सैम के बारे में उसे बताती है कि वह क्या क्या कर रहा है, लेकिन सैम काफी हैरान थी क्योंकि पीटर तो वहीं पर है और वह मुझे छोड़कर अभी तक कहीं नहीं गया। उन दोनों में इसी बात को लेकर
भयंकर लड़ाई होने लगती है और इसी बीच किलर पीटर को मार देता है। किलर को देखकर वह लोग वहां से भागने लगते हैं। किलर वहां पर कई लोगों को मार रहा था। जैसे तैसे डीना ने किलर का फेस देख लिया और वह था मरा हुआ रायन। डीना को तो विश्वास भी नहीं हो रहा था। बाकी लोग एम्बुलेंस में बैठकर वहां से निकलने लगते हैं। इसके बाद वह लोग शेरिफ के यहाँ पर पहुंचते हैं। वह लोग उसे सब कुछ सच सच बताते हैं, लेकिन शेरिफ तो उनका मजाक बना रहा था कि मरा हुआ व्यक्ति लोगों को कैसे मार सकता है। इसके बाद अस्पताल से उसको कॉल आई, फिर कहीं जाकर वह सीरियस हुआ। इसके बाद वह हॉस्पिटल जाता है। डीना भी वहां गई। उसने एक पुलिस ऑफिसर की गन चुरा ली थी। बाहर सीमन को एक लड़की दिखाई देती है जो अकेले में बैठकर गाना गा रही थी। वह उसके पास गया। तभी हम देखते हैं वह लड़की एक चाकू की मदद से उसे मारने लगती है। वह उसे मार पाती उससे पहले डीना ने गोली से उसे मार दिया, लेकिन फिर भी वह नहीं मरी और उसका खून ब्लैक है। घर जाने के बाद वह लोग यही सोच रहे थे कि उनके साथ हो क्या रहा है। जोश उनकी मदद करता है क्योंकि वह टाउन का इतिहास जानता है। वह बताता है कि वह लड़की रूबी लेन थी जिसने 30 साल पहले काफी लोगों को मारा था और बाद में उसने अपने हाथ की नस काटकर अपने आप को भी मार दिया। वह रायन की तरह एक किलर थी। जोश उन्हें बाकी किलर के बारे में भी बताता है, जैसे कि एक मिल्कमैन जिसने काफी लोगों को मारा था, 1995 का हम्टी डम्टी किलर और 1904 का एक किलर और ना जाने कितने लोग। लेकिन इनमें से भी सबसे पहले जो किलर था वह 1666 का साइरस मिलर का था। यह सब कुछ धरा है सेरा फियर का। मरे हुए लोग वापस से जिंदा होकर लोगों को मार रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि वह उनके पीछे क्यों पड़े हैं। इसका जवाब सैम देती है। वह बताती है कि उसने सेरा फियर को देखा है जिस दिन वह उस कार से नीचे उतरी थी, तभी से यह सब कुछ हो रहा है। वह लोग वापस से उसी जगह पर पहुंच जाते हैं। वह देखते हैं कि असल में वह जगह सेरा फियर की ग्रेव है। सैम ने ग्रेव को डिस्टर्ब कर दिया, इसलिए शायद वह अपने प्यालों को उन्हें मारने के लिए भेज रही है। यहाँ पर सैम के नाक में से दोबारा से खून निकलने लगता है और उसे विच दिखाई देने लगती है। जल्दी से बाकी लोगों ने सेरा फियर की हड्डियों को वापस से जमीन में दफना दिया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। हम सामने एक नकली जेसन को देखते हैं जो भागते हुए वहाँ पर आ रहा था। सबसे अजीब बात यह है कि उसने जोश को नहीं मारा, बल्कि वह तो सैम पर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन डीना उसे बचा लेती है और वह लोग वहां से निकल जाते हैं। इन लोगों को विश्वास हो चुका है कि किलर उन लोगों के पीछे नहीं पड़ा, बल्कि वह सैम के पीछे पड़ा हुआ है क्योंकि उसने ग्रेव को डिस्टर्ब किया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, तो फिर वह डीना को परेशान क्यों कर रहा है? तो इसका जवाब है सैम का खून। हम लोग जानते हैं कि सैम का खून डीना के जूतों पर लगा था। उधर अस्पताल में हम शेरिफ को देखते हैं। उसको वहां पर बॉडीज मिलती हैं। अस्पताल से बाहर उसे रूबी लेन का लॉकेट मिलता है। इसके बाद बाकी लोग स्कूल में पहुंचते हैं और अपने कपड़े चेंज करने लगते हैं ताकि उनके कपड़ों पर खून लगा ना हो। फिर वह लोग एक जाल बिछाते हैं ताकि किलर को वह लोग पकड़ सकें। प्लान के अनुसार सभी किलर खून का पीछा करते करते बाथरूम में पहुंच जाते हैं। सैम बाथरूम से पहले ही निकल चुकी थी। बाद में सभी लोगों ने बाथरूम में आग लगा दी। बाद में आग ठंडी होने पर वह लोग वहां पर पहुंचे। उन लोगों को लगा था कि उन्होंने विच को हरा दिया। तभी हम देखते हैं सभी चिथड़े एक दूसरे से जोड़ रहे थे, यानी कि मरे हुए लोगों को वह लोग दोबारा से नहीं मार सकते। सभी लोग बचने के लिए इधर उधर छिपने लगते हैं, लेकिन उन्हें विश्वास है कि इसका कोई भी फायदा नहीं है। सैम सोचती है क्यों ना वह अपने आप को सेक्रीफाइस कर दे, तभी कहीं जाकर वह लोग बच पाएंगे। डीना उसे ऐसा करने से मना कर देती है, लेकिन सैम तैयार है, इसलिए वह खुद ही बाहर चली जाती है शिकार बनने के लिए। हम देखते हैं किलर उसकी ओर बढ़ रहा था। जो उसको पता चलता है कि सर्वाइवर सी बर्मन ने विच को देखा, लेकिन फिर भी वह बच गई। अगर वह बच सकती है तो सैम क्यों नहीं? सभी लोगों ने सैम को बचा लिया, उसे कमरे में ले लिया और फिर बाद में उन्होंने सी बर्मन का नंबर ढूंढ के कॉल लगा दी, लेकिन कोई भी कॉल नहीं उठा रहा। वह लोग खुद ही डिसाइड कर लेते कि सी बर्मन मरकर बची थी। उसका दिल थोड़ी देर के लिए रुक गया था और किलर को लगा था कि वह मर गई, यानी कि अगर सैम को जीना है तो उसे मरना होगा। बाद में वह लोग सीपीआर की मदद से उसे वापस से जिंदा कर देंगे। इसके लिए सबसे पहले वह लोग मॉल में चले जाते हैं, वहीं पर वह लोग यह काम करेंगे। उधर हम शेरिफ को देखते हैं। वह एक घर में नोट डालता है जिस पर लिखा था कि यह फिर से हो रहा है, यानी कि शेरिफ पहले से ही यह सब कुछ जानता था। इधर केट ने उसे काफी सारी दवाइयाँ दी थी ताकि उसका दिल थोड़ी देर के लिए रुक जाए। यह सब प्लान करने में काफ़ी सारा टाइम लगेगा, इसलिए डीना और बाकी लोग किलर का ध्यान भटकाएंगे। डीना सैम को काफ़ी सारी दवाइयाँ खिलाती है, लेकिन शायद यह प्लान काम नहीं कर रहा। इतने में किलर वहां पर पहुंच जाता है।
कैट उन्हें बचाती है लेकिन वह खुद नहीं बच पाती। हम देखते हैं सीमन भी नहीं बच पाता। अब एक किलर है जोस के पीछे और दूसरा डीना और सैम के पीछे। डीना सैम को पानी में डुबाकर मारने की कोशिश करने लगती है लेकिन वह मर नहीं रही। लेकिन सही समय पर सैम का दिल धड़कना बंद कर देता है और बाकी किलर वहां से गायब हो जाते हैं। अब बारी थी उसके जिंदा होने की, लेकिन सैम जिंदा होने का नाम नहीं ले रही। फिर भी वह ट्राई करती रहती है और आखिर में वह जिंदा हो जाती है। इस तरीके से उन्होंने किलर से पीछा छुड़वाया। बाद में शेरिफ उनका बयान लेता है लेकिन वह लोग कुछ भी नहीं बताते। हम देखते हैं वहां पर मार्टिन था और उसने जोस के ऊपर एक क्लिप फेंकी जिससे वह खुद को फ्री कर लेगा। बदले में वह उसे अपना एक कार्ड देता है। रात में सैम डीना के घर पर थी। तभी हम देखते हैं सी बर्मन की कॉल उसको आती है। लगता है बहुत जल्दी इसने कॉल उठा ली। डीना कहती है कि उसे मदद नहीं चाहिए, अब सब कुछ सही हो गया है। लेकिन वह कहती है कि कुछ भी सही नहीं हुआ और तुम बिच को नहीं रोक सकते। इधर सैम को लग रहा था कि जैसे कोई उसे बुला रहा हो, बिल्कुल वैसा ही जैसा रायन को किलर बनने से पहले लग रहा था। हम देखते हैं विच ने किलर की लिस्ट में सैम का नाम ऐड कर दिया, यानी कि सैम अब उस बिच के बस में है। डीना को यह रियलाइज हुआ तब तक सैम ने उसे स्टैप कर दिया। डीना अपने आप को बचाने की काफी कोशिश करने लगती है। डीना उसे मारने की बजाय उसको बांध देती है ताकि बाद में उसे बचाया जा सके। और इसी के साथ हमारी मूवी फिलहाल यहीं पर खत्म हो जाती है। इसका सेकंड पार्ट मैं जल्दी लेकर आऊंगा, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।